हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा ही होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है जो सेमेस्टर 4 में है। और ये जो वीडियो है वो एजुकेशन की वीडियो होने वाली है। और ये जो आपकी एजुकेशन की बुक है इसका नाम है मानवीय अधिगम और संज्ञान को समझना। ये आपकी बुक का नाम दे रखा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस बुक का मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप फटाफट से उसे चेकआउट कर लेना, क्योंकि पार्ट 1 अगर आप देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। और पार्ट 2 समझ में आए इसीलिए आपको ज़रूरी है कि आप पार्ट 1 भी देख लें। ओके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएं। क्योंकि मैं बुक से पढ़ाती हूँ और बुक से कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। चलिए फिर बिना देरी किए आज का हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपके चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम दे रखा है मुख्य संज्ञानात्मक प्रक्रिया, चिंतन, ध्यान और समस्या समाधान। जिसमें हमने प्रीवियस ईयर में कुछ परिभाषाएं देख ली थी और चिंतन के ऊपर हमने पूरा अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज हम ध्यान से कवर करने वाले हैं कि ध्यान होता क्या है और ध्यान की क्या क्या विशेषता हैं या क्या क्या परिभाषाएं हैं, और समस्या समाधान को भी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए जहाँ से हमने लास्ट वीडियो छोड़ी थी वहीं से इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कवर ऑलरेडी कर लिया था, यानी अब आज की जो हमारी वीडियो स्टार्ट होगी वो ध्यान से स्टार्ट होगी। अब ध्यान होता क्या है अब हम इसको देखते हैं। वैकल्पिक रूप से ध्यान को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति को उसकी रुचि और दृष्टिकोण के अनुभव, वातावरण में मौजूद कई प्रकार के चुनौतियों के लिए बाध्य करती है। यानी ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी परिभाषा के रूप में हम इसे समझ सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसकी रुचि, दृष्टिकोण इन सभी के प्रति आकर्षित करती है और उसका ध्यान केंद्रित करती है। वही ध्यान कहलाता है जिसके प्रति हम लोग आकर्षित होते हैं और अपनी चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। अब इसको लेकर कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। अब इसको लेकर क्या क्या परिभाषाएं हैं उसको देख लेते हैं। पहली है हमारी डम्बविल के अनुसार, ध्यान एक विषय पर दूसरे विषय पर केंद्रित करने की बजाय चेतना की एकाग्रता है। यानी ध्यान जो है वो एक विषय से दूसरे विषय पर केंद्रित ना कर एक चेतना एकाग्रत के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है। नेक्स्ट हमारी जो परिभाषा दी है वो दी है रास के अनुसार, ध्यान मस्तिष्क के समक्ष स्पष्ट रूप से विचार करने की प्रक्रिया है। यानी ये कहते हैं कि ध्यान जो है वो हमारे दिमाग की एक प्रक्रिया है जो स्पष्ट रूप से होती है, जो हमें साफ साफ दिखाई देती है कि हाँ हम ध्यान कर रहे हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है रोएडिगल एट एल के अनुसार, ध्यान को उस अनुभूति पर केंद्रित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सीमित संख्या में उत्तेजना के प्रति अधिक जागरूक होती है। यानी ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम केंद्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और जो हमारी उत्तेजना के साथ स्थापित होती है या उत्तेजना के साथ शुरू होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट परिभाषा जो दे रखी है हमारी वो है वर्ग के अनुसार, ध्यान वाचिक परिणाम प्राप्त करने के लिए सुनने, किसी विषय, वस्तु या कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने या देखने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं। यानी ये कहते हैं कि ध्यान जो है वो एक वाचिक परिणाम के रूप में कार्य करती है जो हमें सुनने या फिर किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने और उसे अच्छी तरीके से समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ध्यान की प्रक्रिया, यानी ध्यान शब्द की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होती है। ध्यान शब्द की परिभाषाएं कुछ दे रखी हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है, आप लोग लिख सकते हैं, ध्यान अनिवार्य रूप से एक प्रक्रिया है, उत्पादन नहीं। यानी ये कहते हैं कि ध्यान जो है वो एक प्रक्रिया है, कोई उत्पादन नहीं, कोई वस्तु नहीं है। नेक्स्ट है, आप लिख सकते हैं, यह हमारे पर्यावरण के बारे में हमारी जागरूकता या चेतना में मदद करती है। यानी जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनके बारे में हमें जागरूक बनाती है और चेतना विकसित करती है ध्यान जो है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं, जागरूकता या चेतना
चेतनात्मक है, यानी ये जो ध्यान है ये हमें जागरूक करने और चिंता के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं ध्यान देने की क्षमता सीमित है, हम एक ही बार में कुछ चीज़ों में शामिल हो सकते हैं। यानी ध्यान देने की जो वो प्रक्रिया है वो ऐसा नहीं है, असीमित नहीं है हम हर चीज़ पे ध्यान दे दें, नहीं, हम एक टाइम पे एक ही चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं यह कई संभावित अंगतों में से कुछ को चुनने की प्रक्रिया है, यानी ये बहुत सारे चीज़ों में से कुछ को चुनने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं यह मूल रूप से वातावरण में मौजूद उत्तेजनाओं की बहुलता में व्यक्तिगत रुचि और दृष्टि के अनुसार कुछ विशेष उत्तेजनाओं को चुनने की प्रक्रिया है। यानी ये जो है ये उत्तेजनाओं को चुनने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं यह किसी समस्या को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यानी ध्यान जो है कोई भी समस्या क्यों ना हो उसको किस तरह से समझा जाए उस पर ध्यान केंद्रित करता है। अगर किसी समस्या या प्रॉब्लम में हम फंस जाएं और हम ध्यान ना लगाएं कि हाँ हमें कैसे उससे ऊपर उठना है, कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान जो होता है वो किसी भी समस्या से आगे उठने के लिए या उस समस्या के समाधान के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट है हमारा ध्यान के प्रकार। अब हम ध्यान के प्रकारों को देखने वाले हैं। रास 1951 के अनुसार इन्होंने ये जो ध्यान है उसका वर्गीकरण किया है। अब किन पार्टों में ध्यान का वर्गीकरण किया है, अब हम ध्यान को देख लेते हैं। ध्यान को मेनली 2 पार्टों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अनैच्छिक, दूसरा है ऐच्छिक। अब अनैच्छिक में आप क्या लिख सकते हैं, कार्यान्वित प्रवृत्तियों द्वारा कायम। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वाभाविक एक भावना से कायम। और जो हमारा स्वैच्छिक होता है उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अंतर्निहित इच्छा के एकल कार्य द्वारा प्राप्त, यानी ये हमारी इच्छा के साथ होता है। मुखर इच्छा के दोहराए गए कार्यों द्वारा प्राप्त, यानी मुखर जो होता है वो हमारी इच्छा जो होती है जो हम कार्य करते हैं उसके द्वारा जो दोहराए जाते हैं वो मुखर के अंदर आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा चार्ट। अगर आप ऐसे बना कर लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे क्या होगा, आपकी जो शीट होगी वो देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगी और टीचर्स को भी ऐसा लगेगा कि हाँ आप पढ़कर आए हो कुछ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है अनैच्छिक अवैच्छिक ध्यान। इस प्रकार का ध्यान इच्छा के बिना पैदा होता है और हम अपनी ओर से किसी भी सचेत सार के बिना किसी वस्तु या विचार पर ध्यान देते हैं। यानी ये जो अनैच्छिक ध्यान होता है ये हमारी कोई इच्छा नहीं होती किसी भी चीज़ पर ध्यान करने की, ये अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है और हम किसी भी वस्तु पर अपने आप ही ध्यान करने लग जाते हैं और उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने डिटेल में सोचा था कि हमें ये करना है ये करना है, नहीं, हम अपने आप ही उस चीज़ पर अनैच्छिक रूप से सोचने लग जाते हैं। अचानक तेज आवाज, चमकीले रंग, गैर वाष्पशीली ध्यान के कुछ उदाहरण हैं। यानी ऐसी चीजें जो अचानक से हो जाती हैं जैसे अचानक से रात में आवाज आ जाती है, हम सोच तो नहीं रहे होते कि हाँ हम उस आवाज पे रिएक्ट करेंगे, पर जैसे ही अचानक से होती है हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है और हम उस बारे में सोचने लग जाते हैं। तो वही इस अनैच्छिक ध्यान के अंतर्गत आता है। ध्यान वृत्तियों द्वारा जगाया जाता है उसे लागू अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है और जो ध्यान भावनाओं से उत्पन्न होता है उसे सहज अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है। यानी जो अचानक से ध्यान उत्पन्न हो उसे अनैच्छिक ध्यान कहते हैं और जो हम अपनी भावनाओं से उत्पन्न करते हैं कि हाँ हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, हमें ध्यान से पढ़ना है, उसे सहज अनैच्छिक ध्यान के अंतर्गत रखा जाता है। अब स्वैच्छिक ध्यान क्या होता है, जो ध्यान इच्छा से जगाया जाता है उसे स्वैच्छिक ध्यान कहा जाता है। यानी ऐसा ध्यान जिस ध्यान को आप अपनी इच्छा से जगाते हैं, आपको स्टडी करनी है, आपको उसमें ध्यान लगाना है या आपकी इच्छा है, तो वो क्या हो जाएगा, स्वैच्छिक ध्यान हो जाएगा। गणित की एक निर्धारित समस्या को हल करते इस समय दिए गए ध्यान किसी परीक्षा में प्रवेश का उत्तर देते कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो स्वैच्छिक ध्यान के उदाहरण हैं। यानी हम कह सकते हैं जैसे कि हम कोई गणित का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, कोई मैथ का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उस टाइम पे जो हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वो एक स्वैच्छिक ध्यान है, क्योंकि हम चाहते हैं हम वो सॉल्व करें। या फिर हम ये कहें जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप अपना ध्यान एग्ज़ाम की ओर केंद्रित करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, इसीलिए आप अपना जो ध्यान है वो एग्ज़ाम की ओर केंद्रित कर रहे हैं, तो वो ध्यान कौन सा हो जाएगा, वो आपका स्वैच्छिक ध्यान हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें नेक्स्ट लिख सकते हैं अनैच्छिक ध्यान की तरह स्वैच्छिक ध्यान को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निहित और स्पष्ट स्वैच्छिक।
यानी जैसे अनैच्छिक ध्यान को हमने 2 भागों में बांट के देखा था, वैसे ही स्वैच्छिक ध्यान को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है हमारा निहित और दूसरा है हमारा स्पष्ट स्वैच्छिक। ठीक है, यही 2 भाग हैं। अब हम ध्यान के तत्वों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ध्यान के कौन कौन से तत्व होते हैं। अब ध्यान के तत्वों में हम पहले देखेंगे बाहरी कारक। आमतौर पर बाहरी तत्व वह गुण होते हैं जो स्थितियों या उत्तेजनाओं के बाहर होते हैं, यानी ऐसी स्थिति या ऐसी उत्तेजना जो बाहर से उत्पन्न होती हैं उन्हें बाहरी कारक कहते हैं, जो हमारे ध्यान को प्राप्त करने के लिए सबसे मजबूत बल बनाती हैं। आइए हम इन विश्लेषणों पर चर्चा करें, यानी ऐसी चीज़ें जो हमें बाहर से प्राप्त होती हैं और एक साथ हमारा जो ध्यान होता है उसको अट्रैक्ट कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती हैं। अब वो कौन कौन से कारक होते हैं उनको देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं उद्दीपन की प्रकृति। सभी प्रकार के उद्दीपन समान स्तर पर ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं होते हैं। जैसे चित्र शब्दों की तुलना में अधिक आसानी से ध्यान आकर्षित करते हैं, यानी हर कोई हमारा ध्यान आकर्षित आसानी से नहीं कर सकता, ये बात भी सच है। जैसे कि शब्द हैं, वो इतनी जल्दी से हमें अट्रैक्ट नहीं करते जितनी जल्दी से हमें चित्र अट्रैक्ट कर लेते हैं। कोई पेंटिंग वगैरह हो, हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो हमें ज़्यादा जल्दी से समझ में आ जाती है अकॉर्डिंग टू वर्ड्स हमें ज़्यादा जल्दी से अट्रैक्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं उत्तेजना की तीव्रता अथवा आकार। उद्दीपन की प्रकृति की भांति उत्तेजना की तीव्रता अथवा आकार भी हमारे ध्यान की मात्रा को प्रदर्शित करती है, यानी उद्दीपन जो है, जो हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, उसकी जो उत्तेजना है और उसकी जो तीव्रता है वो भी हमारे ध्यान को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे, चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़ी इमारत, तेज रोशनी, तेज गंध आदि उत्तेजनाओं की तीव्रता और आकार के कारण अधिक आसानी से देखी जा सकती है। यानी हम ये कहें तीव्रता या फिर उत्तेजना देखें तो कोई बड़ी सी इमारत आप देखोगे तो आपका ध्यान जल्दी से अट्रैक्ट होगा। तेज रोशनी आपकी आंखों में आ जाए या तेज गंध, कोई भी तेज स्मेल आपको सूंघने को मिले या कोई भी अच्छी सी स्मेल हो या कोई बेकार सी स्मेल हो, तो आप उसे सूंघ के एक साथ ना अपना ध्यान अट्रैक्ट कर लोगे कि हाँ ये कहाँ से स्मेल आ रही है। तो वो क्या है, वो एक उत्तेजना का कार्य करती है, वो बाहर से उत्तेजना का कार्य करती है जो आपके ध्यान को आकर्षित करती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं विषय में परिवर्तन और वैविध्य। परिवर्तन और विविधता समावेता और दिनचर्या की तुलना में आसानी से अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिए जब कोई अध्यापक अपने विद्यालय में भाषण दे रहा हो, यानी हमारी दिनचर्या की चीज़ें भी हमारा ध्यान आसानी से अट्रैक्ट कर लेती हैं, आसानी से उसे केंद्रित कर लेती हैं। जैसे कि कोई टीचर है, वो अपने विद्यालय में भाषण दे रहा है या फिर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपका ध्यान आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हैं, आसानी से अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं उद्दीपन की पुनरावृत्ति। पहली बार उत्तेजना की उपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन जब इसे कई बार दोहराया जाता है तो वो हमारे ध्यान आकर्षित करता है। यानी हम पहली बार किसी भी चीज़ को देख के उत्तेजित हो सकते हैं, एक साथ हम चौंक सकते हैं कि ये क्या हो गया। एक साथ अगर पटाखा आपके पास फोड़ दिया जाए तो आप एक साथ उछल भी जाओगे, ये क्या हो गया। लेकिन अगर वो चीज़ बार बार हो तो आप वो चीज़ आपका ध्यान तो खींच सकती है, लेकिन आप एक साथ उत्तेजित नहीं हो सकते, बार बार वो चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, वो आपका ध्यान बार बार ज़रूर अट्रैक्ट करेगी, वो बार बार आपका ध्यान खींचने में सफल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तेजना की गति। एक चलती उत्तेजना अधिक तेजी से हमारा ध्यान खींचती है। हम उन वस्तुओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं जो हमारी दृष्टि क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं। अधिकतर विज्ञापनदाता इस तथ्य का फायदा उठाते हैं और गतिशील बिजली की रोशनी से लोगों को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। यानी हमारा जो ध्यान है वो चलती हुई वस्तुओं के ऊपर ज़्यादा केंद्रित होता है। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो हम एक नज़र देखेंगे और अपनी नज़र हटा लेंगे, लेकिन वही वस्तु चलने लगे या फिर कोई एडवर्टीजमेंट है वो चलने लगे, कोई पोस्टर है, पोस्टर जब मान लीजिए कोई पोस्टर लगा हुआ है यहाँ, आप एक नज़र इसे देखेंगे और नज़र हटा लेंगे, पर यही पोस्टर यहाँ है और ये एचडी में चल रहा है, तो आप उसे रुक कर देखना पसंद करेंगे। तो यही है कि हमारा जो ध्यान है वो चलती हुई वस्तु के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और इस चीज़ का जो फ़ायदा होता है वो जो विज्ञापन वाले लोग होते हैं, जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए तो आजकल आप लोग देखेंगे जो हमारी पैम्पलेट्स वगैरह होती हैं वो कम होती हैं, एडवर्टीजमेंट आप इंटरनेट पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ जो वो ऐड होते हैं वो चलते हैं, इसीलिए हमारा ध्यान ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी।
अब हम देखेंगे आंतरिक कारक। अब हमारा जो स्टार्ट होगा आंतरिक कारक होगा। ऊपर वर्णित बाह्य कारक न केवल व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते हैं अपितु एक व्यक्ति की रुचि, उद्देश्य, मूलभूत आवश्यकता तथा ग्राहक आदि का भी ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी अभी हमने जो बाहरी कारक देखे वो हमारी रुचि है, उद्देश्य है, मूलभूत आवश्यकता है, उनका ध्यान केंद्रित करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। अब हम इसी तरह से व्यक्ति का ध्यान अनुचित करने के लिए कुछ आंतरिक कारणों के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। यानी अब हम आंतरिक कारणों को देखने वाले हैं कि कौन कौन से आंतरिक कारण होते हैं। अब इसके अंतर्गत पहले आप लिख सकते हैं रुचि। सबसे पहला, रुचि ध्यान आकर्षित करने में रुचि एक बहुत ही सहायता कारक है। हम आमतौर पर उन वस्तुओं पर ध्यान देते हैं जिनमें हम रुचि रखते हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते जिनमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होती। आपने भी ये देखा होगा, अगर आपको कोई कार्य है जो करना पसंद है, आप उसी में ज़्यादा अच्छा चीज़ें कर पाएंगे क्योंकि आपकी रुचि उसमें है, आपका ध्यान उसमें है। और अगर आप उस चीज़ में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी रुचि उसमें नहीं है, आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो वो कार्य भी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए रुचि जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है हमारा ध्यान केंद्रित करने में। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं उद्देश्य। किसी व्यक्ति का मूल उद्देश्य और उसकी प्रेरणा उन्हें ध्यान को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण है। प्यास, भूख, सेक्स, डर आदि कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। यानी हमारे जो उद्देश्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारा ध्यान केंद्रित करने में। जैसे कि हमारी भूख हो गई, प्यास हो गई, डर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ हमारा ध्यान अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ, जैसे कि हमें प्यास लग रही है या भूख लग रही है या हमें डर लगने लगे, तो हमारा ध्यान जो होता है वो एक साथ अट्रैक्ट हो जाता है, या फिर ये कहेंगे हमारा उस चीज़ पर ध्यान चला जाता है। ये उद्देश्य के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मानसिकता। मानसिकता के अंतर्गत आप लिख सकते हैं मनुष्य हमेशा उन्हीं वस्तुओं की ओर ध्यान देता है जिनकी ओर उसका मन लगता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने प्रिय के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा है, लिफाफे के विशाल ढेर में से उसके लिफाफे को पहचान सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य जो होता है वो सिर्फ अपनी उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जिस पर वो चाहता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति प्रिय के पत्र के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, वेट कर रहा है कि हाँ उसका पत्र मिलेगा, तो वो विशाल पत्रों के ढेर में से भी उसके एक पत्र को ढूंढ सकता है, पहचान सकता है, क्योंकि उसका ध्यान उसके पत्र पर केंद्रित होता है। इसीलिए मानसिकता भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है ध्यान को लेकर। अब हम आगे चलते हैं। आगे है हमारा समस्या समाधान। अब हम समस्या समाधान को देखेंगे कि किस तरह से हम समस्या समाधान को लेकर देख सकते हैं या समस्या समाधान किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रकार के संज्ञानात्मक प्रशिक्षण में से एक है जो अक्सर सीखने के दौरान होता है, समस्या समाधान। यानी समस्या समाधान जो है वो संज्ञानात्मक प्रशिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, जो कि हम जब किसी चीज़ को सीखते हैं तब पैदा होता है समस्या समाधान के हम किस चीज़ को किस तरह से समस्या समाधान के रूप में देख सकते हैं। रणनीति को सामूहिक रूप से समस्या समाधान कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ की समाधान के लिए जो रणनीतियाँ बनाई जाती हैं वही समस्या समाधान के अंतर्गत देखी जाती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कुछ परिभाषाएं। यानी कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारी दे रखी है अनीता वुल्फ के अनुसार समस्या के समाधान के नए समाधान तैयार हो रहे हैं जो पूर्व के विद्वान नियमों के सरल उपयोग के बाद लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये हमारी समस्या समाधान का एक परिभाषा के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो परिभाषा है वो है किस्नर के अनुसार समस्या समाधान उन कठिनाइयों पर काबू पाने की एक प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती प्रतीत होती है। यह हस्तक्षेप बावजूद समायोजन की एक प्रक्रिया है। यानी ये जो परिभाषा है ये किस्नर द्वारा दी गई है, जो कि समस्या समाधान के ऊपर दी गई है। और आपको जितनी भी परिभाषाएं होती हैं वो एज इट इज़ याद करनी होती हैं, क्योंकि परिभाषाओं को हम चेंज नहीं कर सकते। तो आपको जो परिभाषा इजी लगे आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने पेपर में अगर आप अपने पेपर में परिभाषाएं लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि टीचर को अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा कुछ पढ़कर आया है। तो आप अपने पेपर में एक दो परिभाषाएं ज़रूर लिखना। ठीक है, समस्या समाधान के चरण। अब हम समस्या समाधान के चरणों को देखते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने समस्या सुलझाने की प्रक्रिया में अपने अपने निष्कर्ष और दृष्टिकोणों के अनुसार विभिन्न चरणों का सुझाव दिया है। यानी अलग अलग वैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग चरणों को दिखाया गया है या अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग चरणों को देखा जा सकता है, जिनमें से एक है
जॉन ब्रेसफर्ड और बैरी स्टीन ने समस्या सुलझाने कार्य से मूल्यतः 5 कदम उठाए हैं। उन्होंने इन चरणों को आदर्श के रूप में बताया और उन्हें निम्नलिखित क्रम में व्याख्यायित किया है। यानी इन दोनों ने समस्या समाधान को लेकर एक क्रम बनाया है जो कि नीचे निम्नलिखित दे रखा है। अब हम उस क्रम को देख लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने समस्या समाधान को दिखाया है। पहला है हमारा आई का मतलब है समस्या की पहचान करना। दूसरा है हमारा डी, यानी लक्ष्य को परिभाषित करना। पहले हम समस्या को पहचानेंगे, फिर हम लक्ष्य को परिभाषित करेंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है। फिर है हमारा ई में आप लोग लिखेंगे संभावित रणनीतियों या समाधानों का अन्वेषण करना। फिर है हमारा ए, रणनीतियों पर अधिनियम। फिर है हमारा एल, पीछे मुड़कर देखना और सीखना, यानी हमने जो जो किया है उन सभी को देखना और सीखना, क्या हमने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, या हमने सारे चरणों को फॉलो किया है या नहीं। एंड नेक्स्ट हमारा जो दूसरा है वो है दूसरी ओर बार्नर, डोमिनोवस्की एंड लाफ्टर ने समस्या समाधान के 3 चरणों या चरणों का विकास किया है। यानी इन लोगों ने 3 चरणों का विकास किया है या 3 चरणों में समस्या समाधान को बताया है। अब वो 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला है हमारा तैयारी, दूसरा है हमारा उत्पादन, तीसरा है मूल्यांकन। यानी किसी भी चीज की तैयारी करना, उस चीज को बनाना या उस चीज का उत्पादन करना, फिर उसका है मूल्यांकन, यानी जो आपने किया है वो सही है या नहीं उसका मूल्यांकन करना। आमतौर पर समस्या सुलझाने में जो आम कदम उठाए जाते हैं वो निम्नलिखित हैं, लेकिन हम आमतौर पर जो हम कदम उठाते हैं वो कौन कौन से हैं हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, पहला है हमारा समस्या जागरूकता, यानी जब भी हम किसी समस्या में होते हैं तो पहला कदम हम समस्या जागरूकता का उठाते हैं, जिसमें हम किसी व्यक्ति के समस्या समाधान व्यवहार से पहला कदम उस कठिनाई या समस्या के बारे में उसकी जागरूकता से संबंधित है। यानी हम सबसे पहले जो कदम उठाते हैं वो ये होता है कि हम उस समस्या को देखते हैं कि समस्या आखिर है क्या, उसको जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा कदम जो हम उठाते हैं वो होता है हमारा समस्या की समझ, यानी हम समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई या समस्या को ठीक से पहचानना और विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि उसकी सटीक प्रकृति उसके लिए स्पष्ट हो। यानी फिर हम समस्या को समझने की कोशिश करते हैं, उसको सटीकता से देखते हैं कि आखिर समस्या है क्या, जिस समस्या से हमें लड़ना है वो समस्या है क्या, पहले हम उसको देखते हैं। फिर हमारा आता है संबंधित जानकारियों को एकत्रित करना, यानी उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है हमारी समस्या से रिलेटेड उन सभी जानकारियों को इकट्ठा करना। इस चरण में व्यक्ति को समस्या के बारे में सभी संभावित तरीकों को सभी आवश्यक जानकारी एकत्रित करना होती है। वह अनुभव लोगों से विचार विमर्श कर सकता है, उपलब्ध साहित्य को पढ़ सकता है, अपने अनुभवों को याद कर सकता है, अनेक स्वाभाविक समाधानों के बारे में सोच सकता है और समस्या से संबंधित व्यवहार व्यापक जानकारी एकत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता है। यानी इस चरण में जो भी व्यक्ति है जिस भी समस्या में है उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उन्हें एकत्रित करता है, उन्हें इकट्ठा करता है। उसके लिए वो कुछ भी पढ़ सकता है, साहित्य पढ़ सकता है, अपने अनुभवों को देख सकता है या अपने साथियों के अनुभवों को देख सकता है। इसके अंतर्गत वो किसी के भी अनुभवों या फिर कोई भी जो जानकारी है उसे इकट्ठा कर सकता है ताकि वो उससे रिलेटेड जो समस्या है उसको पहचान सके, उससे जानकारी इकट्ठा कर सके। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं संभावित संसाधनों का अन्वेषण करना, समस्या की प्रकृति को समझने और सभी प्रगति जानकारी एकत्रित करने के बाद आप समस्या के विभिन्न समाधानों को अन्वेषण शुरू कर सकते हैं। यानी अब हम उन समाधानों को लेकर या फिर उन सभी समस्या की जो समाधान है उनको लेकर उन पर अन्वेषण करना शुरू करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सही समाधान का चुनाव। इस महत्वपूर्ण चरण में पिछले चरण में दिए गए सभी संभव समाधानों का बारीकी से विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। यानी हमने जितने भी चरण ऊपर किए उन सभी का बारीकी से मूल्यांकन करना कि क्या करना सही है और क्या करना नहीं सही है। इसमें हम समस्या के समाधान के लिए चुनाव करते हैं कि क्या चीज़ सही होगी और क्या चीज़ सही नहीं है हमारी समस्या के सुझाव के लिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो उठाते हैं वो होता है हमारा निष्कर्ष निकाला गया समाधान का सत्यापन। जो समाधान निकाला गया है या निष्कर्ष निकाला गया है उसे और भी विभिन्न इसी प्रकार की समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त करके सत्यापन किया जाना चाहिए। यानी हमने जो समस्या का समाधान निकाला है वो और भी समस्याओं में सेम वर्क करता है या नहीं, या वो समाधान सही है या नहीं, इस चीज़ पर विचार करते हैं। तभी संभव्य समाधान स्वीकार्य
समझा जाना चाहिए। इससे भविष्य की अन्य समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। यानी अगर वो आने वाली समस्या या और समस्याओं के लिए भी हमारी जो समस्या हैं उनके लिए वो समाधान सही है, तो हम उसे फ्यूचर के लिए भी मान सकते हैं कि हाँ, अगर भविष्य में कोई ऐसी समस्या आएगी रिलेटेड, तो हम उसमें भी उसका वर्क कर पाएंगे या वो जो चीज़ है वो हमारी हेल्प कर पाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है वो है हमारा प्रभावी समस्या समाधान के लिए रणनीतियाँ। यानी कौन कौन सी रणनीतियाँ हमें बनानी चाहिए प्रभावी समस्या समाधान के लिए, कि हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान करना है हमें, तो कौन कौन सी रणनीतियाँ होनी चाहिए। पहले ही आप लिख सकते हैं एल्गोरिदम एक विशेष समस्या का सही उत्तर प्रदान करता है। यानी जो एल्गोरिदम होता है वो एक विशेष समस्या के लिए होता है। एल्गोरिदम हमारी कोई भी एक पर्टिकुलर समस्या के ऊपर समाधान करने का प्रयास करता है, किसी विषय विशेष से जुड़ा है। यह समस्या को सुलझाने में यदि आप एक उपयुक्त एल्गोरिदम चुनते हैं और उसे ठीक से लागू करते हैं तो यह सही जवाब की गारंटी देता है। यानी अगर हम एक ही प्रॉब्लम में हैं और उस प्रॉब्लम का सही सल्यूशन चाहते हैं तो हमें एल्गोरिदम का यूज़ करना चाहिए, और ये एक सटीक जानकारी प्रदान करता है या फिर ये कहें एक सटीक निष्कर्ष प्रदान करता है हमें एल्गोरिदम जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं इसमें अनुमानी। अनुमानी एक मानसिक लघुपत्य है जो लोगों को जल्दी से निर्णय लेने और समस्या को हल करने की अनुमति देता है। यह मानसिक लघुपत्य आमतौर पर हमारे पिछले अनुभवों से सूचित होता है। यानी जो लघुपत्य होता है वो हमें कोई भी निर्णय जल्दी से लेने में मदद करता है, और ये जो हमारा लघुपत्य होता है या फिर ये कहें अनुमानी जो होता है ये हमारे पिछले अनुभवों या सूचनाओं पर आधारित होता है। लेकिन जो हमारा एल्गोरिदम होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो एक प्रॉब्लम के लिए होता है। लेकिन अनुमानी जो होता है ये हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम में सॉल्व करता है। जैसे कि हम ये कहें ए और बी बिंदु की जो बीच की दूरी है वो बताओ, वो हम अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सटीक कहें कि बिल्कुल एग्जैक्ट बताओ कि क्या होगी, बिल्कुल सटीकता में बताओ, तो हमें वहाँ एल्गोरिदम का यूज़ करना होगा। यही मेन इनमें अंतर होता है कि जो हमारा अनुमानी होता है उसमें हम अपने अनुमान के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार या फिर अपनी सूचना के अनुसार हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन एल्गोरिदम में हमें एग्जैक्ट वही आंसर देना होता है। जैसे जब हम मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस समय हम एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं, ना कि अनुमान का। ठीक है, यही मेन डिफरेंस होता है। आई होप आपको एल्गोरिदम और अनुमानी में फ़र्क पता चल गया होगा, यानी अनुमान में। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परीक्षण और त्रुटि। इसके अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं, परीक्षण और त्रुटि विधि में समस्या को हल करने के लिए हम केवल तब तक कार्य करते हैं जब तक कोई काम नहीं करता। यानी हम परीक्षण और त्रुटि में सिर्फ तब तक कार्य करते हैं जब तक वो कार्य नहीं हो जाता या वो काम नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए हताश में एक शिक्षक अलग अलग पाठ्य सामग्री की कोशिश करके परीक्षण और त्रुटि दृष्टिकोणों का उपयोग कर सकता है जब तक कि वह बेहतर पढ़ाना शुरू ना कर दे। यानी कि हम परीक्षण और त्रुटि में सिर्फ तब तक कार्य करते हैं जब तक हमें उसका रिजल्ट ना मिल जाए। जैसे कि एक शिक्षक है, एक टीचर है, वो अलग अलग सामग्री, अलग अलग चैप्टर्स या फिर अलग अलग बुक्स का यूज़ करता है जब तक वो एक अच्छा टीचर ना बन जाए, एक बेहतर टीचर ना बन जाए, जब तक वो अच्छे से पढ़ाने ना लग जाए। तो वो परीक्षण एक त्रुटि के अंतर्गत आता है, जिसमें हम अपनी बुराइयां या फिर अपनी अंदर की जो समस्याएं होती हैं, त्रुटि होती हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतर्दृष्टि। समस्या को सुलझाने के लिए अक्सर अंतर्दृष्टि या संभावित समाधानों के अचानक जागरूकता को शामिल किया जाता है। यानी ऐसी समस्या जिनके लिए हम समाधान ढूंढते हैं और अचानक से हम उन समस्याओं के समाधान तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि शिक्षार्थियों ने शुरू में एक समस्या को हल करने के लिए एक आवश्यक सामग्री के बारे में सोचा था। उन्होंने इन समस्याओं को सुलझाने तक विभिन्न तरीकों से अपना विकास किया। जब शिक्षार्थी एक समाधान पर पहुंचे तो उन्हें अचानक और अद्वितीय अंतर्दृष्टि के साथ किया। यानी एक ऐसी समस्या जिनके लिए उन्होंने प्लानिंग की थी कि हाँ, हमें ये करना है, लेकिन जब वो उस समस्या के समाधान तक पहुंचे तो उन्हें एक अंतर्दृष्टि से उन्हें समाधान मिल गया। यानी उन्हें वो अचानक से समाधान मिल गया। तो वो इसके अंदर यही चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है आपका आदर्शमूलक तर्क। एक अन्य सामान्य समस्या हल करने की प्रकृति के अनुरूप तर्क का प्रयोग करना होता है, जिसमें समस्या की स्थिति और परिचित स्थिति के बीच आदर्श दिखाई देता है। यानी हम इसके अंतर्गत
एक समस्या की स्थिति और जो परिचित स्थिति है उसके बीच में हमें अंतर देखने को मिलता है। यही हमारा आदर्श मूलन तर्क कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुद्धिशीलता। बुद्धिशीलता भी एक सामान्य समस्या समाधान की रणनीति है जो संभावित समस्या समाधान तैयार करने के लिए उपयोगी है। बुद्धिशीलता के चरण इस प्रकार हैं, यानी बुद्धिशीलता भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी समस्या समाधान के लिए। अब इसके जो चरण हैं वो इस प्रकार हैं, यार नीचे दे रखे हैं। अब हम इसके चरणों को देख लेते हैं। पहला है हमारा समस्या को परिभाषित करना, यानी क्या है समस्या उस चीज़ को देखना। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इसमें उनका मूल्यांकन किए बिना यथासंभव अधिक से अधिक समाधान उत्पन्न करना, यानी उनका मूल्यांकन किए बिना ही हमें उनकी जो समस्या का समाधान है उसके बारे में सोचना, उसके खोज करना कि किस तरह से हम उसका समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं संभावित समाधान का आकलन करने के लिए मापदंड तैयार करना, यानी जो समस्या है उसका समाधान किस तरह से किया जा सकता है उसके मापदंड तैयार करना। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सर्वोत्तम समाधान का चयन करने के लिए उन मापदंडों का प्रयोग करना, यानी अच्छा समाधान प्राप्त करने के लिए जो हमने मापदंड तैयार किए हैं अब उनका प्रयोग करना ही इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, यानी समस्या हल करने में शिक्षक की भूमिका। जो समस्या हल होती है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, अब हम उसको देखने वाले हैं कि किस तरह से एक समस्या हल करने में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, एक टीचर की क्या भूमिका रहती है। जब कोई बच्चा किसी समस्या को देखता है और कहता है मुझे नहीं पता, एक शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका उन्हें दृढ़ रखने में मदद करने की है। यानी जब भी कोई बच्चा किसी समस्या को देखे और कहे कि मुझे नहीं पता, तो शिक्षक की सिंपली भूमिका यह है कि उसे समझाए, क्या करना है, कैसे करना है, इस बारे में बताए। यही शिक्षक की भूमिका होती है, एक टीचर की, एक अच्छे टीचर की भूमिका होती है। प्रभावी समस्या समाधान के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। यानी अगर एक व्यक्ति अच्छा टीचर बनना चाहता है, एक अच्छा समाधान टीचर बनना चाहता है, यानी जो समस्या का समाधान करे, उसके लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। यानी अगर कोई भी टीचर अच्छे समस्या समाधान वाला व्यक्ति बनना चाहता है तो उन्हें इन चरणों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वो एक अच्छे समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। पहला है मध्य प्रेरणा, यानी उनके बीच में प्रेरणा पैदा करना, ताकि वो अपना कॉन्फिडेंट जो है वो लूज ना करें, वो अपने आप को कम ना समझें। नेक्स्ट आप लिख सकते विभिन्न सोच को प्रोत्साहित करना, यानी जितने भी बच्चे हैं उनकी अलग अलग सोचों को प्रोत्साहित करना, उन्हें बढ़ावा देना कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब सबकी सोचें अलग अलग होती हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो उनकी सोचों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं समस्या को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी समस्या जो है उसको सही रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि उसका समाधान ढूंढा जा सके। नेक्स्ट है आपका कठिनाई का स्तर, यानी जो कठिनाई है उसका क्या स्तर है, किस स्तर पर हम कठिनाई देख सकते हैं, उस चीज़ को देखना। नेक्स्ट है आपका सक्रिय हेरफेर, यानी तुरंत ही हमें उस पर क्रिया दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है हम उसे बाद में के लिए छोड़ दें, नहीं, सक्रिय हेरफेर होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अध्याय, उसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसे हमें देखना चाहिए, उसके ऊपर अध्याय करना चाहिए। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अधूरा समाधान, ऐसा नहीं है हम उसे बीच में ही छोड़ दें, हमें उस अधूरे समाधान को पूरा करना चाहिए। एंड यहाँ आपका पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है एंड यहाँ आपका निष्कर्ष स्टार्ट हो जाता है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप चाहो तो इसको पढ़ लेना, ओके। जो पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है ये वही है, उसके बाद में कुछ अध्याय के मुख्य बिंदु स्टार्ट होते हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी अगर आप चाहें तो इन्हें पढ़ लीजिएगा, ओके। अदरवाइज जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है वही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, ओके। एंड यहाँ थोड़े से क्वेश्चन हैं, ये भी आप देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ओके। और यहाँ ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको समझ में आ गई तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।